India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोरोना वैक्सीन की सरकार किसी को बाध्य नहीं कर सकती। टीकाकरण नहीं करवाए व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों में जाने पर प्रतिबंध ना हो। केंद्र टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभाव के आंकड़ों को करे सार्वजनिक। चेक बाउंस मामलों में एमिकस क्यूरी ने पेश किए चेक बाउंस केस के आंकड़े। कहा, पिछले 5 महीनों में चेक बाउंस मामलों में हुई वृद्धि, लंबित चेक बाउंस केस भी बढ़े। देशद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने के मामले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा वक्त। कहा, प्रतिक्रिया का मसौदा तैयार, सक्षम प्राधिकारी से पुष्टि का इंतजार। सरोजनी नगर में झुग्गियों के विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट को केंद्र ने दिया जवाब। कहा, नोडल अधिकारी की होगी नियुक्ति, जो पीड़ित परिवार का पक्ष सुनकर देगा रिपोर्ट। India Legal presents Courts Roundup. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत चेक बाउंस मामले पर सर्वोच्च अदालत में सुनवाई के दौरान कोर्ट मित्र या एमिकस क्यूरी ने आंकड़े रखे। आंकड़ों से साफ है कि चेक बाउंस मामलों में पिछले कुछ महीनों में वृद्धि हुई है और लंबित मामले भी बढ़े हैं। कोर्ट ने पिछले साल त्वरित सुनवाई के तरीकों को विकसित करने के लिए स्वतः संज्ञान मामला दर्ज किया था। चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत मामलों की त्वरित सुनवाई के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लिए गए मामले में एमिकस क्यूरी ने बताया कि पिछले 5 महीनों में चेक अनादर या चेक डिसऑनर के लंबित मामलों में 7,37,124 से ज्यादा की वृद्धि हुई है। एमिकस ने बताया कि अधिनियम के तहत लंबित मामलों की संख्या पिछले साल नवंबर में 26,07,166 से बढ़कर 13 अप्रैल 2022 तक 33,44,290 हो गई है। ये प्रस्तुत किया गया कि 8 नवंबर 2021 को उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक एनआई अधिनियम के मामले अदालतों में लंबित कुल आपराधिक मामलों में 8.81% का योगदान करते हैं। इसके अलावा कुल आपराधिक मामलों में से 11.82% जो उपस्थित या सेवा संबंधी मुद्दों के कारण रुके हुए हैं, वे एनआई अधिनियम के मामले हैं। ये आंकड़े चेक बाउंस के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विचार करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर.सी. चौहान की अध्यक्षता में अदालत द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित हैं। समिति की रिपोर्ट के अनुसार एमिकस क्यूरी, सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा, सीनियर एडवोकेट आर. बसंत और एडवोकेट के परमेश्वर द्वारा एनआई अधिनियम के मामलों की बढ़ती पेंडेंसी के मुद्दे की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए एक नोट प्रस्तुत करते हैं। एमिकस क्यूरी ने अदालत को आगे बताया कि 4,78,377 मामलों का निपटारा किया गया और 33,44,290 मामले अभी भी लंबित हैं। एमिकस क्यूरी के अनुसार इसलिए एनआई अधिनियम के मामलों की विलक्षण विशेषताओं की जांच की जानी चाहिए, जिसके कारण लंबित मामलों में वृद्धि हुई है। एमिकस क्यूरी ने 3 पहलुओं पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के लिए अपने सुझावों के साथ निम्नलिखित प्रतिक्रिया भी दायर की है, जिसमें 1 मध्यस्थता, 2 समन के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल का निर्माण और 3 विशेष अदालतों की स्थापना की योजना शामिल है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2022 में
सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक अनादर के मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए जारी निर्देशों के अनुपालन के संबंध में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ ने पिछले साल 7 मार्च को सीजेआई बोबडे और धारा 138 एनआई अधिनियम के मामलों की त्वरित सुनवाई के तरीकों को विकसित करने के लिए स्वतः संज्ञान मामला दर्ज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान अभी भी जारी है। इसी बीच टीकाकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने कहा है कि वैक्सीन के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार नीति बना सकती है, जनता की भलाई के लिए कुछ शर्तें लागू कर सकती है, लेकिन टीकाकरण के लिए जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। टीकाकरण नहीं करवाने वाले व्यक्तियों के सार्वजनिक स्थानों में जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। कोविड टीकाकरण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अहम रूप से कहा कि किसी को भी कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शारीरिक स्वायत्तता और अखंडता की रक्षा की जाती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वर्तमान कोविड-19 वैक्सीन नीति को स्पष्ट रूप से मनमाना और अनुचित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 रोधी टीकाकरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और कोर्ट ने केंद्र से इस तरह के टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभाव के आंकड़ों को सार्वजनिक करने के लिए कहा है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि निजी संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों समेत सभी प्राधिकरणों को बिना वैक्सीन वालों पर प्रतिबंधों की समीक्षा करनी चाहिए। कोर्ट ने हालांकि स्पष्ट किया कि ये निर्देश कोविड महामारी की स्थिति के वर्तमान संदर्भ तक ही सीमित है। इसने आगे स्पष्ट किया है कि ये अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार पर किसी अन्य निर्देश तक विस्तारित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य हितों में व्यक्तिगत अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की हकदार है, लेकिन प्रतिबंधों को पुट्टस्वामी के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 3 जरूरतें वैधता, आवश्यकता और आनुपातिकता को पूरा करना चाहिए। पीठ ने कहा कि संख्या कम होने तक हम सुझाव देते हैं कि संबंधित आदेशों का पालन किया जाए और टीकाकरण नहीं करवाने वाले व्यक्तियों के सार्वजनिक स्थानों में जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। यदि पहले से ही कोई प्रतिबंध लागू हो तो उसे हटाया जाए। पीठ ने ये भी कहा कि टीका प्रशिक्षण आंकड़ों को अलग करने के संबंध में व्यक्तियों की गोपनीयता के अधीन किए गए सभी परीक्षण और बाद में आयोजित किए जाने वाले सभी परीक्षणों के आंकड़े विलंब जनता को उपलब्ध कराए जाने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर कोई पर्याप्त डेटा पेश नहीं किया गया है ताकि ये दिखाया जा सके कि गैर वैक्सीनेशन वाले व्यक्तियों से वैक्सीनेशन वाले व्यक्तियों की तुलना में कोविड-19 वायरस के प्रसार का जोखिम ज्यादा है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को व्यक्तियों के निजी आंकड़ों से समझौता किए बिना सार्वजनिक रूप से सुलभ प्रणाली पर जनता और डॉक्टरों पर टीकों के प्रतिकूल प्रभावों के मामलों की रिपोर्ट प्रकाशित करने को भी कहा गया है। राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह टीकाकरण या NTAGI के पूर्व सदस्य डॉक्टर याचिका जैकब पुलियल ने याचिका दायर की थी। जैकब ने अपनी याचिका में कोर्ट से टीकों की क्लिनिकल ट्रायल और वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना के मामलों पर लेकर डेटा सार्वजनिक करने के निर्देश देने की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने निजी या सरकारी अस्पताल, नर्सिंग होम में काम कर रहे डॉक्टरों, नर्सों, सुरक्षा कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों, पैरा मेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारी जिनकी कोविड-19 लहर के दौरान मृत्यु हो गई थी, उन्हें देय मुआवजे के संबंध में दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी के बारे में उसका स्टैंड मांगा है। जस्टिस राजीव चकधर और जस्टिस पूनम ए बावा की खंडपीठ जून 2020 में कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान मरने वाले स्वर्गीय डॉक्टर हरीश कुमार की विधवा द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी। याचिकाकर्ता के पति थे, न्यू लाइफ हॉस्पिटल JTB नगर में सेवारत थे और कोविड ड्यूटी पर तैनात थे। बेंच ने इस मामले में 25 मई को या उससे पहले जवाब मांगा है। मामला
मूल रूप से याचिकाकर्ता द्वारा लिए गए लोन और उसकी वसूली से संबंधित है, जिसमें विफल होने पर रिसीवर गिरवी रखी गई संपत्ति पर कब्जा कर लेगा। 20 अप्रैल को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने पहले ही ऋण वसूली न्यायाधिकरण के पास 90 लाख रुपए जमा करा दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि बैंक के वकील सुनवाई की अगली तारीख को सूचित करेंगे कि याचिकाकर्ता द्वारा देय बकाया राशि यदि कोई हो तो कितनी है। मामले की अब 25 मई को सुनवाई होगी। इस साल जनवरी में मामले से निपटने वाली पूर्ववर्ती पीठ ने प्रथम दृष्टया देखा था कि दिल्ली सरकार द्वारा सरकारी या निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, अजर अन्य नर्सिंग होम में काम करने वाले डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ के बीच राज्य द्वारा अपेक्षित अंतर किया गया है, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। न्यायालय ने यह भी देखा था कि केवल इसलिए कि कुछ नर्सिंग होम को उनकी कम क्षमता के कारण उनके स्टाफ को मुआवजे की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया, इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में नर्सिंग होम में काम करने वाले डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ भी खुद को कोविड और पीड़ित होने में जोखिम में डालकर लोगों का इलाज कर रहे थे। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर कर भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है। सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा है कि प्रतिक्रिया का मसौदा तैयार है, लेकिन उसे सक्षम प्राधिकारी से पुष्टि का इंतजार है। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने पिछले सप्ताह 27 अप्रैल को सरकार को 30 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। पीठ ने यह भी निर्देश दिया था कि मामले को अंतिम निपटान के लिए सूचीबद्ध किया जाए। 5 मई को ये स्पष्ट करते हुए कि कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने धारा 124A की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक बेंच की याचिकाओं को सुनवाई के लिए रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 में इस मामले में नोटिस जारी करते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया था कि क्या आजादी के 75 साल बाद कानून की जरूरत थी। कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि देश को आजादी मिलने से पहले महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा प्रावधान का इस्तेमाल किया गया था। CJI रमन्ना ने कहा था कि अब इसका दुरुपयोग किया जा रहा है जब कोई किसी अन्य व्यक्ति के विचारों को पसंद नहीं करता और कार्यपालिका की कोई जवाबदेही नहीं है। प्रावधान को चुनौती दो। पत्रकारों किशोर चंद्र बांगखेमचा और कन्हैया लाल शुक्ला पर पिछले साल अप्रैल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित पोस्ट और कार्टून के लिए देशद्रोह के आरोप लगाने के बाद आई थी। इसके बाद उन्होंने इस प्रावधान को आधार पर चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया कि यह अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसके बाद मेजर जनरल SG वॉमकेटर की एक याचिका ने केदारनाथ सिंह बनाम भारत संघ में शीर्ष अदालत के 1962 के फैसले में प्रावधान को बरकरार रखते हुए धारा 124A की नए सिरे से जांच करने की मांग की। फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स के हस्तक्षेप आवेदनों में से एक ने कहा कि राजद्रोह का कानून एक औपनिवेशिक हुक्म है जिसे स्वतंत्रता कानून को कुचलने के लिए तैयार किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट में 12वीं के समान शिक्षा को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में केंद्र सरकार से मांगा गया था जवाब कि 12वीं तक की सभी कक्षा के समान शिक्षा प्रणाली हो, सभी छात्रों को अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करवाई जाए। इसके साथ ही हर पाठ्यक्रम के छात्र को अवसर, बंधुत्व, एकता और राष्ट्र की अखंडता बनाए रखने का हवाला दिया गया है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। आज गुहार पर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। इन सभी मांगों के साथ साथ याचिकाकर्ता ने कोचिंग माफिया और शिक्षा माफिया पर एक बड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि ये माफिया एक शिक्षा बोर्ड नहीं बनने देना चाहते। पुस्तक माफिया ये नहीं चाहते कि सभी स्कूलों में NCERT की किताबें चलें, जिसकी वजह से कक्षा 12वीं तक समान शिक्षा प्रणाली नहीं है। याचिकाकर्ताओं की केंद्र सरकार से मांग है कि इन सभी मुद्दों पर प्रकाश डाला जाए। उनका ये भी कहना है कि अभी चलने वाली शिक्षा प्रणाली लोगों के बीच समाज में विभाजन पैदा कर रही है। याचिकाकर्ता का कहना है कि समानता लागू करने के लिए सभी को एक समान अवसर मिले और बताया कि संविधान के अनुच्छेद 14 से 16 के हवाले से याचिका में उल्लेख किया गया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के पाठ्यक्रम और राज्य बोर्डों के पाठ्यक्रम पूरी तरह से अलग हैं और यही कारण है कि छात्रों को समान अवसर नहीं मिलते हैं। याचिकाकर्ताओं ने जनहित याचिका में कहा है कि ये सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान नहीं करता है, क्योंकि
सीबीएसई और आईसीएसई और राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम बिल्कुल अलग हैं। हालांकि अनुच्छेद 14, 15, 16, 21, 21A के अनुच्छेद 38, 39, 46 इस बात की पुष्टि करते हैं कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है और सरकार क्षेत्र, धर्म, नस्ल, जाति, वर्ग या संस्कृति के आधार पर इसमें भेदभाव नहीं कर सकती, जबकि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था समाज में भेदभाव पैदा करने वाली है। वहीं केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर पति अपनी वैवाहिक स्थिति पर विवाद करता है तो मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पत्नी की याचिका में तलाक की वैधता तय कर सकते हैं। कोर्ट ने इस तरह एक आपराधिक पुनरीक्षक याचिका की अनुमति देते हुए कहा कि अपीलीय अदालत का ये निष्कर्ष है कि मजिस्ट्रेट के पास तलाक की वैधता का फैसला करने की कोई शक्ति नहीं है, गलत है और अपीलीय अदालत के फैसले को पलटा जाता है। बेंच ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पत्नी द्वारा दायर एक याचिका में यदि पति इस आधार पर वैवाहिक स्थिति पर विवाद करता है कि उसने तलाक की घोषणा से पत्नी को तलाक दे दिया है तो मजिस्ट्रेट को ये तय करने का पूरा अधिकार है कि याचिका वैध है या नहीं। याचिकाकर्ता उसके माता पिता द्वारा दिए गए पैसे, पहले प्रतिवादी जो उसके पति हैं उन्होंने अपनी संपत्ति पर एक घर का निर्माण किया जिसमें वो सभी रहते थे, इसलिए याचिकाकर्ताओं के अनुसार ये घर उनका साझा परिवार है। दिसंबर 2009 में उसके पति और उसके भाइयों ने कथित तौर पर 2 मौकों पर उसके साथ मारपीट की, उसके सिर में चाकू से वार कर दिया। इसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर मजिस्ट्रेट के पास गई। पति ने तर्क दिया, उसने दिसंबर 2009 में 3 तलाक कहा था। उसने अपने माता पिता से सोना प्राप्त करने और घरेलू हिंसा के सभी आरोपों से इनकार किया। कोर्ट ने पाया कि कथित तौर पर पति द्वारा उच्चारित तलाक कानून की नज़र में मान्य नहीं है क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में उल्लेखित किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना एक बार में 3 तलाक का उच्चारण किया था। इसलिए मजिस्ट्रेट को तलाक की वैधता तय करने में असक्षम नहीं ठहराया जा सकता है। हालांकि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने आगे कहा कि एक पत्नी के आवासीय आदेश प्राप्त करने के हकदार होने के लिए साझा घर के निरंतर निवास या व्यवसाय की भी आवश्यकता नहीं है। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया है कि जो प्राइवेट स्कूल लेट फीस के नाम पर अभिभावकों से मोटा फाइन वसूल रहे हैं उन पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। इसके लिए दिल्ली सरकार को 6 हफ्ते के अंदर एक्शन लेने के लिए कहा गया है। ये फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अभिभावक की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुनाया। इस पेरेंट का कहना है कि उनके बच्चे के स्कूल में ट्यूशन फीस लेट होने पर उनसे मोटा फाइन लिया जा रहा है। याचिकाकर्ता का ये भी कहना है कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन रूल्स के भी खिलाफ है। ये याचिका अजय अग्रवाल नाम के एक पेरेंट ने दाखिल की है जिनके 2 बच्चे हैं, एक 12वीं में पढ़ता है और एक 8वीं में पढ़ता है। इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस रेखा पाटिल ने दिल्ली के एजुकेशन डिपार्टमेंट को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द एक्शन लें और स्कूल और अभिभावक दोनों के पक्ष को समझते हुए जो सही हो ऐसा फैसला लें। कोर्ट के आदेश में आगे कहा गया है कि अगर इस मामले में याचिकाकर्ता को पीड़ित किया जाता है तो वो लीगल एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को 6 हफ्ते के अंदर फैसला लेना है। इस पर दिल्ली सरकार की काउंसिल ने जवाब में कहा कि वो याचिकाकर्ता की शिकायत पर जांच करेंगे, जैसी जरूरत होगी वैसा फैसला जल्द सुनाएंगे। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.